लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफायर की डेफिनेशन और हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें एवरेज डीसी वोल्टेज, एवरेज आउटपुट डीसी करंट, रूट मीन वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करंट, रिपल फैक्टर, ये आदि सब अपन ने कैलकुलेट किए थे। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट रह गया था वो था वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन। और वोल्टता नियमन क्या होता है कि जो लोड करंट है उस लोड करंट से आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन का जो मापन करते हैं वो अपन वोल्टता नियमन से करते हैं कि लोड करंट को परिवर्तित करने पर आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हम वोल्टेज रेगुलेशन के द्वारा बताते हैं। और वो जो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अपने पास कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एन एल, या सब स्क्रिप्ट एन एल लगा है। एन एल का मतलब है नॉन लोड, किसी प्रकार का लोड नहीं। और किसी प्रकार का लोड नहीं होने का मतलब करंट की वैल्यू कितनी है, आउटपुट करंट की वैल्यू 0। आउटपुट करंट इज इक्वल टू 0 माइनस वी एफ एल। वी एफ एल का अर्थ है फुल लोड, अर्थात जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही हो, अपॉन वी एफ एल, यानी लोड हटाने पर, लोड हटाने का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत हो तभी करंट की वैल्यू 0 हो सकती है। तो लोड हटाने पर निर्गत वोल्टता वी एन एल का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता वी एफ एल के साथ सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन जो है वो वोल्टता नियमन को व्यक्त करता है। और ये जो सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन है ये अपने को इक्वेशन सेकंड के द्वारा दिखाया गया है, ये जो पार्ट। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि वी एन एल की कितनी है, वी नॉट लोड की वैल्यू कितनी है, और फुल लोड की उपस्थिति में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। और वो वैल्यू निकालने के लिए हमने निर्गत दिष्ट वोल्टता का मान निकाला था और उसकी वैल्यू थी ई डी सी इज इक्वल टू ई एम आर एल अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई। इसको हम आगे सोल्व करें तो ये जो आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया है इसको सोल्व करने के बाद में लास्ट इक्वेशन आती है अपनी ई डी सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन पाई ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन आर एल। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपने पास इक्वेशन आती है थर्ड ई डी सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, ये वाली इक्वेशन। यहाँ जो आई डी सी है वो लिखा अपने ई एम अपॉन पाई आर एल, इसकी जगह ये करंट आई डी सी। और इसी करंट आई डी सी का जो वास्तविक फॉर्मूला है वो था आई डी सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन ली है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आर से बहुत अधिक हो। तो उस स्थिति में ये आर की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, इसको तो हटा दो। और आई डी सी का जो फॉर्मूला आता है वो आई डी सी इज इक्वल टू आता है ई एम अपॉन पाई इंटू आर एल, ये जो इक्वेशन थर्ड से पहले था। तो अपने पास इक्वेशन आई थर्ड। अब यहाँ पर अपने को दो चीज़ निकालनी है। पहली तो ये कि जब भी कोई लोड नहीं हो तो उस समय आउटपुट वोल्टेज कितनी है, और जब कोई लोड नहीं है तो इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू 0 है।
और इस स्थिति में आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो आएगा ई डी सी इज इक्वल टू ई एम अपॉन पाई, ये वाला, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा आई डी सी की वैल्यू। और ये वोल्टेज कहलाता है नॉट लोड, कि जब किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है तो उस स्थिति में आउटपुट वोल्टेज कितना है। फिर लेते हैं अपन लोड की उपस्थिति में फुल लोड। फुल लोड का अर्थ है जबकि करंट, आउटपुट करंट फ्लो हो रही हो आईडीसी, और जब करंट आईडीसी फ्लो हो रही है तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस इक्वेशन थर्ड के द्वारा दिया जाएगा, और उस इक्वेशन थर्ड का राइट साइड पार्ट रहेगा ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है लोड की उपस्थिति में, इसलिए इसको कहेंगे हम वी फुल लोड। अब अपने पास नॉट लोड और फुल लोड दोनों की वैल्यू आ गई वोल्टेज की, नॉट लोड की उपस्थिति में भी और फुल लोड पर भी। ये दोनों वैल्यू जब हम वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में फिट करते हैं तो अपने पास सोल्व करने पर लास्ट में राशि आती है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर अपॉन आर एल, ये वाली। यहाँ से शो होता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी अधिक रहेगी उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज रेगुलेशन। या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम रहेगी वोल्टेज रेगुलेशन का मान उतना ही अधिक रहेगा। तो यदि हमें वोल्टेज रेगुलेशन बनाए रखना है, अधिक रखना है, तो फिर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कम से कम रखनी होगी। लास्ट पार्ट है अपना पीक इन्वर्स वोल्टेज। और पीक इन्वर्स वोल्टेज कौन सी होती है? वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डायोड विद्युत या वह अधिकतम वोल्टेज जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है, इसको हम पीक इन्वर्स वोल्टेज कहते हैं। और वो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो थी वो थी अपना E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज थी, और उस वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ये ई एम है। ये मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये कहलाती है पीक इन्वर्स वोल्टेज। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि जितनी अपन ने इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट दी थी उसकी आधी वोल्टेज या आधी करंट ही अपने को आउटपुट के रूप में डीसी के रूप में कन्वर्ट होकर के मिल रही थी, इसलिए हम उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कह रहे थे। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि जितनी हम इनपुट एसी देंगे उतनी की उतनी ही या उस वेव के संगत हमें आउटपुट डीसी मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि दी हुई वेव में से या दी हुई वेव का संपूर्ण पार्ट आउटपुट डीसी में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह इनपुट वेव का आधा पार्ट ही आउटपुट डीसी के रूप में हमें मिले। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जितनी अपन इनपुट एसी वेव देते हैं उस संपूर्ण वेव के संगत हमें आउटपुट डीसी वेव मिलती है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफायर के रूप में हमने सिर्फ एक डायोड यूज में लिया था, पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है कि इसमें हम दो डायोड काम में लेते हैं और उन दोनों डायोड को एक सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा इस प्रकार से जोड़ देते जैसे सर्किट जोड़ा हुआ है। इसमें एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है।
और इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें से 3 टर्मिनल निकलेंगे, ए बी और एक बीच में से भी टर्मिनल है जो हमेशा 0 वोल्ट पे रहता है। और दोनों डायोड के एन सिरों को एक साथ जोड़ करके किसी लोड रेजिस्टेंस के द्वारा एक ये सिरा एक ये सिरा और इन दोनों को एक जगह जोड़ करके किसी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इसे सेंट्रल पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब इसमें ये रेक्टिफायर की तरह किस प्रकार से वर्क करता है वो देखते हैं, और वो देखने के लिए पहले एक अपन इनपुट वेव बनाते हैं। ये जैसे इनपुट वेव बनाए और इसी के संगत अपन आउटपुट भी लेंगे। ये फर्स्ट हाफ वेव, सेकंड हाफ वेव, आगे फिर बनाते रहेंगे। ये आउटपुट वोल्टेज है VO, ये इनपुट वोल्टेज है Vin। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इनपुट वेव है उसका पहला जो हाफ वेव है, पहला आधा पार्ट जो है ये वाला, इसके लिए सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा तो पॉजिटिव वोल्टेज पर है और बी सिरा नेगेटिव वोल्टेज पर। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पीक इनवर्स जो वोल्टेज है वो अधिकतम है 5 वोल्ट, तो ये +5 वोल्ट पे और ये -5 वोल्ट पे। और 20 का जो टर्मिनल है वो सदैव 0 वोल्ट पे रहता है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल का। अब अगर यहाँ से देखें इस फर्स्ट हाफ वेव के लिए, तो डायोड D1 का P भाग +5 वोल्ट से है और N भाग 0 वोल्ट से। इसका अर्थ ये हुआ कि यह डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और फॉरवर्ड बायस में रहने के कारण इसमें से करंट जो फ्लो होगी वो इस पथ से होगी। ये जो पथ है लोड रेजिस्टेंस RL से होते, और हमें लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर इस करंट की वजह से आउटपुट वोल्टेज मिलता है और वो आउटपुट वोल्टेज जैसे अपने यहाँ बना दिया ये। अब देखते हैं कि दूसरे डायोड का क्या हुआ इस फर्स्ट हाफ वेव में। इस फर्स्ट हाफ वेव में दूसरे डायोड के लिए देखें तो इसका P भाग -5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और N भाग 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। या यूँ कहें कि डायोड D2 का P भाग लो वोल्टेज पर है और N भाग हाई वोल्टेज पर है। इस कंडीशन में डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा और रिवर्स बायस में रहने की वजह से ये कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रिजल्ट क्या आया कि इनपुट वेव के फर्स्ट हाफ वेव के लिए सिर्फ डायोड D1 ही करंट फ्लो करता है और उस करंट के संगत हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब लेते हैं सेकंड हाफ वेव ये वाला। अब इस सेकंड हाफ वेव में जो वोल्टेज प्लस थी वो तो हो जाएगी माइनस। इसका मतलब हुआ कि ए सिरा तो हो जाएगा -5 वोल्ट पे और बी सिरा जो है वो हो जाएगा +5 वोल्ट। अब यहाँ पर पहले डायोड D2 को देखें तो डायोड D2 का P भाग +5 वोल्ट से है और N भाग सदैव 0 वोल्ट से है, वो फिक्स कर दिया अपन ने। तो इस स्थिति में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो करंट फ्लो करेगा और उस करंट की डायरेक्शन ये वाली रहेगी और इस करंट के संगत लोड रेजिस्टेंस पर अपने को आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट अपने को ये मिल गया। अब देखते हैं डायोड D1 का क्या हुआ। डायोड D1 इस सेकंड हाफ वेव में इसका P भाग -5 वोल्ट से है और N भाग 0 वोल्ट से। या ऐसे कहें कि इसका P भाग लो वोल्टेज से है और N भाग हाई वोल्टेज से, जिसकी वजह से यह डायोड D1 रिवर्स बायस में रहेगा
और रिवर्स बायस में रहने के कारण ये कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वापस इनपुट वेव का पूरा पार्ट देखें तो इनपुट वेव के फर्स्ट हाफ वेव के लिए डायोड D1 के कारण करंट फ्लो होती है, जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, और सेकेंड हाफ वेव के लिए डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होता है या वो करंट फ्लो करता है और उसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सेकेंड हाफ वेव के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो अपने को इस फॉर्म में नहीं मिलता, नीचे की तरफ जिस फॉर्म में इनपुट वेव थी। उसका रीज़न ये है कि डायोड D1 के कारण फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन और सेकेंड हाफ वेव में डायोड D2 के कारण फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं है। भले ही इनपुट वेव की पोलैरिटी चेंज हो गई हो सेकेंड हाफ वेव में, लेकिन आउटपुट करंट की जो डायरेक्शन है लोड रेजिस्टेंस RL से उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो इसलिए अपने को इसी पॉजिटिव पार्ट में ही आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ देखें तो इस इनपुट वोल्टेज के दोनों हाफ पार्ट, दोनों हाफ साइकिल के कारण अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलती है, इसलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी क्रियाविधि कि ये किस प्रकार से इनपुट AC को DC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट इसका अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।